बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जम्मू कश्मीर के साथ साथ दुनिया भर में देखने वाले लाखों नाजरीन को शाहिद इमरान का सलाम पहुँचे। दोस्तों, आज का प्राइम टाइम शो 370 के नाम। आपको बता दें कि 370 की मनसूखी के बाद जम्मू व कश्मीर की तमाम सियासी जमातें बेचैन हुई हैं। बिलखुसूस अगर हम जो मकामी सियासी जमातें जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और बाकी सियासी जमातें शामिल हैं, वो 370 की मनसूखी के बाद मुल्क हिंदुस्तान की लीडरशिप पर ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि उन्होंने जम्मू व कश्मीर के आवाम के साथ ज़्यादती की और सौतीली माँ का सलूक किया। लेकिन आम लोग कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर कांग्रेस, PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी PAGD 370 की मनसूखी के ख़िलाफ़ हैं तो इन्होंने चुप क्यों साधी, यानी वो चुप क्यों रहे। 370 की मनसूखी के बाद उनको एहतजाज करना था, अपने कारकुनों को एक्टिवेट करना था और 370 की मनसूखी के खिलाफ श्रीनगर और जम्मू कश्मीर की सड़कों पर एहतजाज करना था। क्या पर्दे के पीछे कुछ और है? क्योंकि कई एक लोग ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और बाकी सियासी जमातों के साथ BJP ने पर्दे के पीछे एक अंडरस्टैंडिंग की हुई है। और यह भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये तमाम सियासी जमातें इस वक्त अगर 370 के हवाले से आवाज़ उठा रही हैं वो सिर्फ इलेक्शंस के लिए, यानी अवाम का वोट लेने के लिए ये तमाम सियासी जमातें अब एक बार फिर 370 का नारा दे रही हैं। लेकिन आखिरकार सच क्या है, झूठ क्या है? क्या दिल्ली की लीडरशिप झूठ बोल रही है? क्या अमित शाह और मोदी झूठ बोल रहे हैं या मुकामी जमातें गुपकार और सुनवार से भी झूठ बोला जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल आज हम उठा रहे हैं। जिस तरह से अमित शाह जो मुल्क के वजीर दाखिला हैं, उन्होंने कहा कि 370 यानी आर्टिकल 370 आर्जी था। एक बड़ा बयान उनका सामने आ गया है। दोस्तों, ये गौर से सुनिए, ये कोई आम इंसान नहीं कह रहा, ये वो अमित शाह कह रहे हैं जो मुल्क की कमान संभाल रहे हैं, जो वजीर दाखिला हैं, जिनकी नज़र मुल्क हिंदुस्तान के कोने कोने पर हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस आर्टिकल को परमानेंट किया होता, यानी उन्होंने सीधे तौर पर इल्ज़ाम लगाया यहाँ की रीजनल पार्टी जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, कांग्रेस शामिल हैं, कि अगर उन्होंने इस आर्टिकल को परमानेंट किया होता, किसी भी परमानेंट चीज़ को तोड़ने में बड़ा वक्त लगता है, यह अमित शाह का कहना है। उन्होंने कहा कि यह आर्जी आर्टिकल तोड़ना बड़ा आसान था, इसको कोई भी तोड़ सकता था, ये कहीं पे भी तोड़ा जा सकता था। तो आपको बता दें 370 के हवाले से दोस्तों आपको कुछ जानकारी देते हैं। 1954 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बाज़ाब्ता तौर पर 370 जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था और 370 के हवाले से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उन्होंने रेजोल्यूशन भी पास की थी। लेकिन अमित शाह के मुताबिक ये सारा कुछ आर्जी था, इसको परमानेंट नहीं किया गया था। तो इसी हवाले से आज हम बात करते हैं अपने प्रोग्राम में। मेरे शो में मैंने आज दावत दी है कांग्रेस के तर्जमान शेख आमिर साहब हमारे साथ मौजूद है। शेख आमिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम में आने के लिए। जी शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद है इंजीनियर नजीब जी। इंजीनियर नजीब जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शेख आमिर साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि इल्ज़ाम अगर कहीं ना कहीं जो है वो आप ही के सर जाता है। जो अमित शाह ने आज एक बड़ी बात कही कि ये आर्टिकल 370 जो है इसको आर्जी रखा गया था, तोड़ना बड़ा आसान था। तो क्या हम ये माने कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं उस वक्त एक चाल खेली थी जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ और लीडरशिप के साथ, ताकि इस आर्टिकल को आर्जी रखा जाए और आने वाले कल में, आने वाले वक्त में कभी भी इस आर्टिकल को तोड़ा जा सके? जी शुक्रिया शाहिद साहब। देखिए, जहां तक आप आज के बयान की बात करते हैं जिसमें अमित शाह साहब ने ये बयान दिया है कि 370 आर्जी था, और उसके साथ साथ आपने ये भी कहा कि उनके मुताबिक चूंकि ये बहुत आसान था मनसूख करना, इसलिए हमने मनसूख कर दिया। और आप इसमें जब बार बार ये कह रहे हैं कि इसमें कांग्रेस का क्या
रोल रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आरजी की आप बात करते हैं तो क्या आपको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को आईन के किसी भी हिस्से को, किसी भी प्रोविजन को, किसी भी आर्टिकल को अगर वो हटाना चाहते हैं या लाना चाहते हैं, वो आईन के तहत काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। पहली बात, क्या वो हम कहेंगे कि जहां तक आप 370 की बात करते हैं, अगर 370 आरजी था, पहले तो आरजी इनका तख्त है, आरजी इनका जो इनकी सरकार है, आरजी वो है। 370 अगर आरजी था तो 370 को मनसूख करने के लिए कानून क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, आईन क्या कहता है? 370 को मनसूख करने के लिए दैट इट हैज टू बी एब्रोगेटेड, it must be ratified by the Jammu and Kashmir legislative it must be ratified by the Jammu and Kashmir Constituent Assembly. अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन है? अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो असेंबली होती है जिनका काम होता है आईन को बनाना। अब द सेम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज बीन रिप्लेस्ड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली। अब मुझे बताइए, इसमें आपको कहां से ये आर्जी दिखता है कि इसको मनसूख करने के लिए, इसको मनसूख करने के लिए जो हक दिया गया जम्मू कश्मीर की आवाम को दिया गया। अब आवाम को कैसे दिया गया? व्हेन इट इज लेफ्ट टू द जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली, और असेंबली में कौन बैठते हैं? हमारे ही नुमाइंदे बैठते हैं। और उनको वोट कौन डालता है? हमारे ही लोग वोट डालते हैं। तो हमारे नुमाइंदे हैं, हमारे लिए जो फैसले लेंगे वो फैसले लेंगे। तो इसका फैसले का, इस पे लेने का जो फैसले का हक जो दिया गया था वो यहाँ की असेंबली को दिया गया था। तो आपको लगता है कि इसमें कोई आर्जी का, तो इन्होंने गैर कानूनी तरीके से 370 को मनसूख किया। अब जो आवाम के लिए, देखिए 370 अगर यहाँ की आवाम की हक में जा रहा नहीं नहीं आमिर साहब सवाल ये है कि जो अमित शाह जी ने कहा था, मैं आप पे वापस आना चाहूंगा आमिर साहब। सबसे पहले इंजीनियर नजीब साहब के पास मैं जाना चाहूंगा। इंजीनियर नजीब साहब, आप मुझे समझा दीजिए, जिस तरह से अमित शाह ने आज कहा कि ये आर्जी था, लोकल लीडरशिप ने कहीं ना कहीं इशारों में ये समझा जा सकता है कि आवाम को धोखे में रखा था। इस आर्टिकल को मनसूख करना यानी आसान बात थी। इमरान साहब, शुक्रिया, आपने हमें बुलाया इस पर रोशनी डालने के लिए। देखिए, ये जो 1954 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकला, दैट टाइम देयर वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, और इन्हीं के पास ये टेम्परेरी था। दैट्स फैक्ट कि टेम्परेरी था उस वक्त। नहीं, आप मानते हैं कि ये टेम्परेरी था? आप मेरी बात सुनिए। उसके बाद इन्हीं के पास ये बेसिकली दैट टाइम कश्मीर वाज डिस्प्यूटेड इन नेचर। ये 3 कंट्रीज के साथ ये डिस्प्यूट था। दैट टाइम दे हैव केप्ट दिस डिस्प्यूट टेम्परेरी बिकॉज, क्योंकि इनको परमानेंट करा, मगर ये परमानेंट भी यही कर सकती थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जब खत्म होगी उसके बाद ये ऑटोमेटिकली परमानेंट बन गया। नहीं, टेम्परेरी क्यों? टेम्परेरी क्यों रखा गया था? टेम्परेरी क्यों रखा गया था? टिल द फाइनलाइजेशन, टिल द सॉल्यूशन ऑफ कश्मीर, यही था उसका मसला। अदरवाइज ये इसलिए टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ कश्मीरीज। अदरवाइज ये अब जो कॉन्स्टिट्यूशन खत्म होगी उसके बाद ये खुद ब खुद परमानेंट, मगर देयर इज आल्सो प्रोविजन ये एब्रोगेट हो सकता था। एब्रोगेट हो सकता था तब जब यहाँ के लोग, यहाँ की असेंबली जो यहाँ की लोगों की रिप्रेजेंटेशन करती है, वो अगर इसको कंकरेंस देती। देयर इज अ केस प्रेमनाथ कोल सुप्रीम कोर्ट में हुआ था, व्हिच इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उस वक्त भी 3 जजों की बेंच ने इसको परमानेंट करा दिया। यू कैन चेक इट आउट। ये बिल्कुल परमानेंट था। इसलिए मुझे लगता है इल इन्फॉर्म है अमित शाह साहब। ही शुड गो थ्रू हिस्ट्री एंड ही शुड वेरीफाई दीज फैक्ट्स। इसमें कोई ये नहीं है कि ये कोई टेम्परेरी प्रोविजन था। ठीक है आमिर साहब, आप पे मैं वापस आना चाहूंगा। आप मुझे समझा दीजिए कि जिस तरह से नजीब जी ने कहा कि ये रेजोल्यूशन के हवाले से सब्जेक्ट टू द रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, तो इसीलिए इसको टेम्परेरी रखा गया था। तो आपकी पार्टी उस वक्त पावर में थी, आपकी पार्टी ही हुकूमत कर चुकी है मुल्क हिंदुस्तान पर, और साथ साथ जम्मू कश्मीर पर भी उस वक्त आपका जो हाथ का साथ था वो यहाँ की लीडरशिप के साथ था। तो आप क्या समझते हैं आमिर साहब? जी आमिर साहब। जी आप सुन पा रहे हैं? आमिर साहब, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी मैं सुन पा रहा हूं। जी सवाल का जवाब दीजिए। जी, जहां तक आप
जहां तक आप इस बारे में बात कर रहे हैं कि जो अभी इंजीनियर साहब भी बता रहे थे, लेकिन मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहता हूं। मैं जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर रहा था। बिल्कुल, जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जहां बात है, देखिए आरजी क्या है, फिर तो इल्हाक भी आरजी है। बिल्कुल। अब जब हिंदुस्तान को जोड़ा जा रहा था, लेकिन अगर आप इस हमारी एक फेडरेशन में एक डिफरेंस आप देखेंगे, यहाँ पर स्टेट्स ने रियासतों ने मरकज को नहीं बनाया। जैसे अगर हम अमेरिकन फेडरेशन में देखेंगे, वहां पर मरकज ने जो रियासतों ने जो है, जो कॉलोनीज थी, उन्होंने मरकज को बनाया, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर सेंटर क्रिएटेड स्टेट्स, तो उस वक्त यूनिफिकेशन ऑफ स्टेट्स की जब हम बात करें, और जब जम्मू कश्मीर की बात हुई, आपको पता है कि ऐसे किस तरीके के मामला थे, और एक जो इन्वेजन यहाँ पे हुआ था नॉर्थ कश्मीर की तरफ से, तो उस वक्त जो एक इल्हाक हुआ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ, बिल्कुल, और इमीडिएट टर्म्स में 370 एक दिफा दिया गया जम्मू कश्मीर की आवाम को मुख्तलिफ मामलों में। और 370 क्या है, अगर आप जो ये भारतीय जनता पार्टी के जो ये मीडिया पे लोग आते हैं, मैंने बार बार कहा, इनसे पूछिए, इनको नहीं पता है 370 क्या है। 370 है क्या? 370 एक शील्ड हमारे पास था। बिल्कुल, जो कोई भी कानून हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में कोई भी कानून पास होगा, वो यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगा, उसको 370 रोकता था। ऐसा नहीं है कि हम मुल्क से अलग हो रहे थे, लेकिन लुकिंग एट द टोपोग्राफी एंड द सिचुएशन एंड द सर्कमस्टेंसेस वी आर इन, तो उसको मद्देनजर रख के 370 दिया गया था। अब देखिए आरजी, अब हम कह सकते हैं किसी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने में, वेदर द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड और फ्लेक्सिबल, आप उसका अंदाजा कहां से लगा सकते हैं? तो शाहिद साहब आप सुनिए, अगर हम कहते हैं कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज उसको जो उसमें तरमीमें अगर लानी है, अमेंडमेंट लानी है, तो उसका जो प्रोसीजर है वो टफ है, जो मेजॉरिटी है वो बहुत ज्यादा चाहिए। और जहां पर अगर हम इंडिया की बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, वी हैव ए रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। कहीं कहीं जगह पे रिजिड है, कहीं पर फ्लेक्सिबल है। अब वो चीज आपको कैसे समझ आएगी? अगर आपका अमेंडमेंट करने का प्रोसीजर आसान है, तो मतलब फ्लेक्सिबल है। अगर मुश्किल है, टफ है, तो इसका मतलब है कि रिजिड है। तो 370 को मनसूख करने के लिए क्या होना चाहिए था? while abrogating Article 370, the concurrence and the ratification from the Jammu and Kashmir Constituent Assembly, which has been actually replaced by the Jammu and Kashmir Legislative Assembly, they will ratify it, approve it. अगर वो नहीं करते हैं तो मनसूख नहीं किया जा सकता है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि ये कितना टेम्परेरी था कि इसका हक, इसको एब्रोगेट करने का हक यहाँ की आवाम को दिया गया था, लेकिन यहाँ की आवाम को गुमराह किया गया। उनको आप देखें कि यहाँ की आवाम को नजरबंद किया गया, कैद किया गया। ठीक है आमिर साहब, यहाँ की आवाम को इतला नहीं दी गई कि उनके साथ क्या किया जा रहा है। देखिए, अगर 370 जम्मू कश्मीर की आवाम के खिलाफ था, तो यहाँ की आवाम नाराज क्यों है? अगर जम्मू कश्मीर के हक में था तो नाराज क्यों है? अगर उनके खिलाफ था, आप देख रहे हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में उसका डोल नहीं बजाया जा रहा है, उसका डोल बाकी रियासतों में, उत्तर प्रदेश में बजाया जा रहा है, कर्नाटका में बजाया गया, जिस रियासत में चुनाव है वहां बजाया गया। जी आमिर साहब, पता है, हम अमित शाह के इन बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आने वाले वक्त में देखेंगे हर चीज का। देखिए, इस चीज के लिए आप कहेंगे कि 370 के लिए यहाँ की तंजीम है, मुझे किसी तंजीम का नहीं पता है, लेकिन कांग्रेस की बात करूंगा, ये हमारा हक है, इंशाल्लाह इसके लिए लड़ेंगे और लड़ते जाएंगे। ठीक है आमिर साहब, इंजीनियर नजीब साहब, ये मुझे समझा दीजिए, जैसे आमिर साहब ने कहा कि असेंबली को फैसला करना था 370 के हवाले से, अगर इसको मनसूख भी करना था, लेकिन आपको लग रहा है इंजीनियर नजीब साहब कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है, जो सरकार, अक्सर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आपने बीजेपी के साथ हुकूमत चलाई और फिर आपने हुकूमत तोड़ दी और फिर बाकी लोगों ने आपके पीछे जो है हुकूमत साजी के हवाले से कोशिशें की। तो आपको लग रहा है अगर असेंबली इन प्लेस होती, अगर यहाँ पे पॉपुलर गवर्नमेंट होती, तो ये फैसला नहीं लिया जा सकता था, 370 को बचाया जा सकता था? इंजीनियर नजीब साहब देखिए जी, आपको पता है 3 महीने हमें लगे गवर्नमेंट बनाते वक्त जी, हमने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रखा था
जब तक हम गवर्नमेंट में थे उन्होंने किसी प्रोविजन को टच नहीं किया। ये हमने इसको सेफगार्ड करने की बहुत कोशिश की। उसके बाद आपको पता ही हालात क्या हो गए। देखिए जी, हमारा भी वी आर पॉलिटिकल पार्टी, वी हैव एड्रेस आवर ओन पीपल। हमारे भी कुछ मसाइल थे जहां पर लगा हमें कि क्लैश हो रहा है, कि अल्टीमेटली उन्होंने हमसे विड्रा कर दिया। एंड नेचुरली वो कोई हमारा कसूर नहीं है, बट टिल वी वर इन पावर, अगर हमने उसमें कोई अमेंडमेंट की, वी आर टू बी ब्लेम्ड। मुझे नहीं लगता हमें इस चीज पे ब्लेम करें। जब तक हम थे, आप देखिए हमने कितना काम किया। हमने 10,000 FIR वापस ली। आप देखिए कठुआ केस का। जी जी, चलिए चलिए इंजीनियर नजीब साहब, इंजीनियर नजीब आमिर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से PDP इस वक्त जस्टिफाई कर रही है BJP के साथ हुकूमत बनाने के हवाले से? आमिर साहब देखिए, बदकिस्मती की बात है कि इक़्तिदार के लिए ये जो फैसला लिया गया था, मुझे लगता है एक बहुत गलत फैसला था। और उस पर जो बड़े बहाने दिए गए, एक्सक्यूज दिए गए और बड़े बड़े बयान इक़्तिदार के लिए नहीं था, इक़्तिदार के लिए नहीं था। अगर इक़्तिदार ही हमें उसके लिए हमें लालच होती तो हमें बाकी पार्टी इन्हें सब देखिए कुछ होती है सियासी तंजीमों से, एक फर्द से भी गलतियां होती हैं। नहीं, तो मैं इसको आप पर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जम्मू बिग एरिया जो जिसकी रिप्रेजेंटेशन मैं वही कर रही थी, वो रिप्रेजेंट कश्मीर। इंजीनियर साहब बात सुनिए, मैं अभी जो बात है, अभी जो जरूरत है वो यकजहती का मुजाहरा करने की जरूरत है। लेकिन जिस वक्त ये सरकार बनाई गई उसके बाद आपने हमारे जो महबूबा जी के तरफ से बड़ी बड़ी तारीफों के कसीदे मोदी जी के हक में वो गा रहे थे। ऐसा नहीं है। देखिए, सियासतदान एक जो बड़ा लीडर होना चाहिए था, काम किया है। अच्छा, कसीदे पड़ेंगे मोदी साहब। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक लीडर का जो खुद को लीडर कहलाता है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ पॉलिटिशियन एंड अ लीडर। तो पॉलिटिशियन के हिसाब से अगर हम देखें कि अपने इक़्तिदार को महफूज रखने के लिए और अपने इक़्तिदार को लगातार आगे चलाने के लिए, उस चीज के लिए एक लीडर को तो एक अंदेशा, एक अंदाजा होना चाहिए था कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कांग्रेस की बात करेंगे, हमारी एक आइडियोलॉजी है, सेक्युलर आइडियोलॉजी है। पूरे मुल्क में 1947 से लेकर जनसंघ या RSS की कोई भी टीम हो, उनके साथ जो हिमायत में तरफदार हो या उनके ठेकेदार हो, हमने किसी के साथ कभी हाथ नहीं मिलाया, क्योंकि एक आइडियोलॉजी है। हमारी आइडियोलॉजी एक, मैं कहूंगा, कम्युनल और इस जालिम की आइडियोलॉजी से मुझे मुकम्मल करने दीजिए, हाँ, कभी मिल नहीं सकती है। तो उस वक्त कहीं ना कहीं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने इक़्तिदार के लिए कॉम्प्रोमाइज किया, लोगों से BJP के खिलाफ वोट मांगे गए। देखिए, आप कहेंगे कि जम्मू के मैंडेट को कदर हो रही थी, लेकिन जब आप आवाम के पास कैंपेनिंग करने जा रहे थे, आपने तब उस मैंडेट का जिक्र नहीं किया। आपने ऐसा नहीं कहा कि अगर ऐसा होगा तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए। ऐसा तो हमें पता नहीं था ना, ऐसा वही बात मैं कहना चाहता हूँ कि एक लीडर का एक जो अंदाजा और अंदेशा होना चाहिए, उसको आगे फ्यूचर के जो बाकी मामला करके अपने फैसले लिए होने चाहिए। वो हमारे सेक्रेटरीट में आए, उनने हमारे आईन को उखाड़ा, उनने हमारे झंडे को उखाड़ा, उन्होंने हमको उजाड़ा, उन्होंने हमारे रियासत का दर्जा छीन लिया। उनको पता नहीं था, उनको पता नहीं था, रास्ता आपने दिखा लिया। नहीं, आप चलिए मगर आप एक चीज देखिए, नियत को देखनी चाहिए। हमने जब BJP के साथ अलायंस किया, हमारी नियत को देखना चाहिए। हम चाहते थे कि हम गवर्नमेंट दिल्ली वालों से हाथ मिलाएं और अपनी स्टेट को प्रॉस्पर्स बनाए। चलिए साहब, अब मैं बस इतना ही कहूंगा, चलिए जो हुआ सो हुआ। अब जरूरत इस बात की है कि जालिम जो है अपने नए मंसूबे बना रहा है, हमें सबको मिलकर उनके मंसूबों को नाकाम करने की जरूरत है, ना कि हम आपस में झगड़ने लग जाएं। तो इंशाल्लाह आपसे भी उम्मीद है कि आमिर साहब, आप मेरी बात सुनिए, दफा 370 को कितनी अमेंडमेंट्स आई है जब 2019 तक 5 अगस्त जी, तो उसमें आप भी शामिल है। आप किसको जो भी तरमीमें आपको बताना चाहता हूँ, 370 में जो भी तरमीमें यहाँ पर हमारे जम्मू कश्मीर के, हम कहेंगे कि आईन में जो या 370 में जो भी तरमीमें आई है, और जितने भी वहाँ के कानून, जो वहाँ मुल्क के मरकजी कानून जो भी लागू जम्मू कश्मीर आमिर साहब, कहीं ना कहीं आप भी कसूरवार हैं। आपको बताना चाहता हूँ, देखिए शाहिद साहब, आप बीच में बोल, मैं मुकम्मल करने दीजिए। नहीं, कहीं ना कहीं आप भी कसूरवार हैं आप भी। अरे कसूरवार खोलने पे, हिस्ट्री खोलने पर लगे ना, फिर तो सब इससे कसूर के पन्ने देखिए, आप जख्म ना खुरेदें, जख्म ना खुरेदें आप। मैं आप बताना चाहता हूँ कि जितने भी तरमीमें
370 में हुई हैं, आप अगर थोड़ा आप जिस इतिहास को पढ़ते हैं उस इतिहास के अगर आप कुछ और पन्ने खोलें तो आपको ये पता चलेगा कि जितनी भी तरमीमें हुई हैं जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली को ऑन बोर्ड लेकर, उनका अप्रूवल लेकर, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के हक में कैसे बनती थी, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर में देखिए, अगर आप ये बात कर रहे हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि 2002 से ही जब से मुफ्ती साहब आ गए तो असेंबलियां बनना शुरू हो गई, ये करने वाला नहीं हूँ, मगर आपको भी पता है, लेकिन आपस में ना लड़े आमिर साहब। दफा खालिद डीसी देखिए मैं सियासी बात करूंगा जो 1947 के बाद हम कहेंगे कि जम्मू कश्मीर में अगर चुनाव इंतखाबात हो रहे हैं, जितने भी हमारे लीडर यहाँ पे चुन के आ गए, और इलेक्शंस कैसे हो रहे थे, क्या हो रहे थे, आप ज्यादा जानते होंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो यहाँ आमिर साहब आप नए दौर के नए लीडर हैं, और नहीं सुनिए आमिर साहब, जख्म आपके भी हैं, लेकिन आप जैसे लोग इस वक्त कांग्रेस में हैं, सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है आमिर साहब। लेकिन आमिर साहब, जख्म आपके भी हैं, आपके भी जख्म बड़े गहरे हैं। बिल्कुल। देखिए मैंने शाहिद साहब, मैंने इससे पहले भी कहा था, मैं आपसे अलविदा लूंगा कि मैं कहीं पर क्या कहूँ कि आपसे बात करने के लिए रुक गया था। मैं इस बात पर, जो आपके जख्म की बात नहीं है, मैंने बार बार कहा, और इस बात पर एक शेर भी कहता हूँ कि चमन को सींचने में कुछ पत्तियां जड़ गई होंगी। यही इल्जाम है मुझ पर चमन की बेवफाई का, जिनने रोन डाला चमन को अपने पैरों से, वही दावा कर रहे हैं चमन की रहनुमाई का। कुछ गलतियां होती हैं, इतने बड़े मुल्क को कुछ चलाने में, इतने बड़े मुल्क को चलाने में कुछ गलतियां होती हैं, लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा हमारी इतिहास के पन्ने आप फेर लिए या फाड़ लीजिए, आपको कहीं नहीं मिलेगा कि कांग्रेस की जो नीतियां थी, नीयत थी, वो आवाम के खिलाफ थी। और हमारी भी नीयत ऐसी थी जनाब, जब हमने अलायंस किया बीजेपी के साथ। चलिए मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे प्रोग्राम में आने के लिए। शेख आमिर और इंजीनियर नजीब साहब, आप आज मेरे शो में आए। 370 पर अमित शाह का बड़ा बयान, कहा कि ये आर्जी था, मौका मिला और चौका मार दिया, ये अमित शाह का कहना था आज 370 की मनसूखी के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कश्मीर क्राउन देखने के लिए अल्लाह आपका हामी और नासिर।